पिछले एक हफ्ते से मिडिल ईस्ट में एक सवाल घूम रहा है, वो ये कि ईरान की कुद्स फोर्स के मुखिया इस्माइल कानी कहाँ है। कुद्स फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की सबसे एलीट यूनिट है। ये सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। एक समय इसके मुखिया कासिम सुलेमानी हुआ करते थे। जब वो जिंदा थे, उनको सुप्रीम लीडर के बाद ईरान का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। इससे आप कुद्स फोर्स के रुतबे का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर जनवरी 2020 आया। अमेरिका ने बगदाद में एक ड्रोन हमला किया। इसमें सुलेमानी मारे गए। उसके बाद कुद्स फोर्स की कमान कानी के पास आई। अब उनकी गुमशुदगी की खबर आई है। उनको लेकर 3 दिलचस्प थ्योरियां चल रही हैं। नंबर 1, IRGC का दावा है कि कानी पूरी तरह से स्वस्थ है, उनको कुछ नहीं हुआ, जल्द ही वो बाहर आएंगे। हालांकि इस थ्योरी पर यकीन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त ईरान पर इजराइल के हमले का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उनका छुट्टी पर जाना समझ से परे है। दूसरी थ्योरी है कि कानी इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं। वो हसन नसरल्ला की हत्या के 2 दिन बाद लेबनान पहुंचे थे हालात का जायजा लेने। फिर 4 अक्टूबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर एक और हमला किया। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि इसमें हाशिम सफेद्दीन मारा गया। वो हिजबुल्लाह चीफ बनने की रेस में था। चर्चा है कि उस वक्त कानी भी सफेद्दीन के साथ मौजूद थे, मगर न तो हिजबुल्लाह और न ही ईरान ने इसकी पुष्टि की है। इसलिए इस थ्योरी पर भी संशय है। अब तीसरी थ्योरी की तरफ चलते हैं। मिडिल ईस्ट आई ने हिजबुल्लाह और ईरान के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है। इसमें दावा किया गया है कि कानी को हिरासत में रखा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हानिया और नसरल्ला की हत्या ईरान के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। ईरानी एजेंसीज को शक है कि उसके कुछ सीनियर अधिकारी इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। इसी बाबत कानी को हिरासत में रखा गया है। ये मिडिल ईस्ट आई का दावा है। तो आज के शो में हम समझेंगे इस्माइल कानी की कहानी क्या है, कुद्स फोर्स क्या है और उसमें घुसपैठ संभव है, और इजराइल ईरान के अंदर खुफिया ऑपरेशंस कैसे चलाता है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी कुद्स फोर्स की। Brought to you by Sensodyne K, Haier and i10. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं। साल था 1979। ईरान में मोहम्मद रेजा शाह की सरकार गिरा दी गई। फिर अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की गई। शाह देश और अपनी सुरक्षा के लिए रेगुलर आर्मी पर निर्भर थे। क्या निजाम एक ऐसी सेना चाहता था जो इस्लामिक मूल्यों के साथ साथ इस्लामिक क्रांति के विचार की भी रक्षा करे। इसलिए खामनेई ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का गठन किया। ईरान के संविधान में रेगुलर आर्मी के साथ साथ IRGC को भी जगह दी गई। तय ये हुआ कि रेगुलर आर्मी ईरान की इंटरनेशनल बॉर्डर की रक्षा करेगी, जबकि IRGC घरेलू मामले देखेगी। कालांतर में ये सिस्टम आपस में नत्थी हो गया। IRGC का दखल बढ़ता गया। उसके पास अपनी थल, जल और वायुसेना की टुकड़ी हो गई। इसके अलावा IRGC देश के बाहर भी ऑपरेशन चलाने लगी थी। 1980 का दशक ईरान और मिडिल ईस्ट के लिए उथल पुथल से भरा रहा था। ईरान में हुई क्रांति के 4 महीने बाद ही इराक में तख्ता पलट हो गया। इराक में सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बना। सद्दाम सुन्नी था। ईरान में शिया मुस्लिमों ने क्रांति की थी। सद्दाम को डर हुआ कि इस क्रांति की आग इराक के शिया मुस्लिमों तक भी पहुंच सकती है, इससे उसकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। इसी डर में उसने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम लड़ाई को हफ्तों में खत्म करना चाहता था, लेकिन ईरान ने करारा जवाब दिया। इस वजह से लड़ाई खिंचती चली गई। इराक ईरान युद्ध अगस्त 1988 तक चला। अंतिम तक लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल सका। ईरान इराक युद्ध के टाइम IRGC की 4 यूनिट्स विदेशों में थी। ये 4 यूनिट थी इस्लामिक लिबरेशन मूवमेंट यूनिट, इरेगुलर वॉरफेयर हेडक्वार्टर्स, लेबनान गार्ड और रमजान हेडक्वार्टर्स। युद्ध खत्म होने के बाद IRGC में फेरबदल हुआ। इसी क्रम में चारों यूनिट्स का कुद्स फोर्स में विलय कर दिया गया। तब से कुद्स फोर्स ईरान से बाहर खुफिया ऑपरेशंस को लीड करने लगी। कुद्स का अर्थ होता है पवित्र। इस फोर्स का एक मकसद जेरूसलम को आज़ाद करवाना है, इसलिए कुद्स फोर्स को जेरूसलम फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका ओवरऑल लक्ष्य है ईरान के दुश्मनों को खत्म करना और मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रभाव बढ़ाना। हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी गुटों के साथ कनेक्शन की जिम्मेदारी भी कुद्स फोर्स की है। ईरान अपनी सरहद से बाहर जितनी रणनीति बनाता है, उसके पीछे इसी यूनिट का हाथ माना जाता है। IRGC की कुल 8 शाखाएं हैं। कुद्स फोर्स के अलावा बाकी की 7 शाखाएं रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ को रिपोर्ट करती हैं।
कुद्स फोर्स एक पैरेलल स्ट्रक्चर में काम करती है। ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के प्रति ही जवाबदेह है। अब सवाल ये है कि ये कहाँ कहाँ एक्टिव है। इसका मुख्यालय ईरान की राजधानी तेहरान में है। अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, लेबनान, इराक और फिलिस्तीन में ये एक्टिव है। अब ये समझते हैं कि कुद्स फोर्स का काम है क्या और इसने कहाँ कहाँ ऑपरेशंस चलाए हैं। ईरान ने कुद्स फोर्स को लंबे समय तक सीक्रेट रखा। ईरान से बाहर किसी को भी इसकी भनक तक नहीं थी। इसने लेबनान में हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग दी, इराक में बर्द ब्रिगेड बनाया। बर्द ब्रिगेड में सद्दाम के विरोधी नेता शामिल थे, उन्हें ईरान से फंडिंग मिलती थी। अमेरिकी सैनिकों पर हमला कराने और देश के बाहर विरोधियों की हत्या में भी कुद्स फोर्स का नाम आता रहा है। कुद्स फोर्स खुफिया जानकारियां जुटाती है, ईरान के प्रॉक्सी गुटों को ट्रेनिंग देती है, पैसा और हथियार पहुंचाती है। अब कब लाइमलाइट में आई कुद्स फोर्स, ये जानते हैं। साल था 2011, जब मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। चिंगारी भड़की तो सीरिया में भी पहुंची। राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह हुआ। असद ने कुर्सी छोड़ने के बजाय बाहरी मदद बुला ली। तब पहली बार कुद्स फोर्स सुर्खियों में आई थी। उस समय कुद्स फोर्स के मुखिया कासिम सुलेमानी थे। वो 1997 से ही इस पद पर काम कर रहे थे, लेकिन लाइमलाइट में नहीं आए थे। कहा जाता है कि उन्हीं की सलाह पर सुप्रीम लीडर खामनेई ने असद को मदद भेजी। इसके बाद कुद्स फोर्स ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद उन्हें लड़ने के लिए सीरिया भेजा गया। इस लड़ाई में उन्हें कामयाबी मिली और बशर अल असद की सत्ता अभी भी बरकरार है। कुद्स फोर्स अपने मिशन में जुटी रही। इस बीच दो बड़े घटनाक्रम हुए। 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील हुई। 3 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये डील तोड़ दी। ईरान के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। IRGC को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया गया। इसके तुरंत बाद अमेरिका के ड्रोन्स और तेल के टैंकर्स पर हमले होने लगे। इराक में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। इसमें एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई। अमेरिका ने इनका आरोप ईरान पर लगाया। ईरान ने कहा हम नहीं थे, लेकिन अमेरिका नहीं माना। उसने ईरान समर्थित लड़ाकों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इसके खिलाफ तेहरान में US एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। फिर 2020 का साल शुरू हुआ। 3 जनवरी की सुबह थी। बगदाद एयरपोर्ट से गाड़ियों का एक काफिला बाहर निकल रहा था। एकाएक वहां जोर का धमाका हुआ। काफिले की 2 कारों पर मिसाइल दागे गए थे। इस हमले में मारे गए लोगों में से एक कासिम सुलेमानी भी थे। अमेरिका ने हमले की जिम्मेदारी ली। कहा हमारा मकसद अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा करना था। सुलेमानी को ईरान में नंबर 2 माना जाता था। उनकी हत्या से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया। सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया। कहा गया कि अब दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है। हालांकि मामला आगे नहीं बढ़ा। सुलेमानी की मौत के बाद इस्माइल कानी को कुद्स फोर्स की कमान दी गई। अब उनकी कहानी जान लेते हैं। कानी की पैदाइश ईरान के मशहद शहर की है। वो एक रूढ़िवादी शिया परिवार में पले बढ़े। 1980 में IRGC में शामिल हुए। 1981 में उन्होंने तेहरान की इमाम अली ऑफिसर्स एकेडमी से ट्रेनिंग ली। फिर इराक के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। वहाँ उनकी मुलाकात कासिम सुलेमानी से हुई। जंग के बाद वो कुद्स फोर्स में चले गए। वहाँ उन्होंने खुरासान रीजन में ईरान का प्रभाव बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने इस इलाके में ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए काम किया। फिर आया साल 1997 का। कासिम सुलेमानी को कुद्स फोर्स का मुखिया बनाया गया, जबकि कानी को डिप्यूटी कमांडर नियुक्त किया गया। सीरिया के सिविल वॉर में ईरान ने असद सरकार का समर्थन किया था। इसमें भी कानी की अहम भूमिका थी। फिर जनवरी 2020 में कानी कुद्स फोर्स के मुखिया बन गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुलेमानी की हत्या के बदले पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकियों की लाशें निकलेंगी। हालांकि ईरान ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। कानी को कुद्स फोर्स का मुखिया बने 4 बरस होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सुलेमानी जैसा मुकाम हासिल नहीं हो पाया है। क्यों? 2 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, जब सुलेमानी ने कुद्स फोर्स की कमान संभाली थी तब ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों को मजबूत कर रहा था। लेकिन जब सादरत कानी के हाथ आई तो तब तक इजराइल के जासूस ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों के अंदर घुस चुके थे। इसलिए उनके आगे अलग तरह की चुनौतियां थी। दूसरी वजह, कानी अरबी भाषा नहीं बोलते। उनके बरक्स सुलेमानी धारा प्रवाह अरबी बोलते थे। मिडिल ईस्ट में मौजूद प्रॉक्सी गुटों के लीडरान से उनके सीधे ताल्लुक थे। 7 अक्टूबर 2023 के बाद ईरान इनडायरेक्टली गाजा जंग में भागीदार बना। कुद्स फोर्स के मुखिया के तौर पर कानी ने ईरान के प्रॉक्सी गुटों के साथ कई मुलाकातें की। हसन नसरल्ला के कत्ल के 2 दिन बाद हालात का जायजा लेने लेबनान भी पहुंचे, लेकिन 4 अक्टूबर के बाद से उनका कोई अता पता नहीं चला। उनके बारे में 3 थ्योरीज चल रही है, जिनके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया। फिलहाल हम तीसरी थ्योरी पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, जिसके मुताबिक इस्माइल कानी के खिलाफ जासूसी से जुड़ी जांच चल रही है। दरअसल गाजा जंग के बीच हमास और हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा कमांडर्स की हत्या हुई। इनमें हमास और हिजबुल्लाह के चीफ भी शामिल हैं।
जुलाई 2024 में हमास के सरगना इस्माइल हानिया को ईरान में मारा गया। वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचा था। फिर 27 सितंबर को हसन नसरल्ला की हत्या हो गई। वो कई बरसों से छिप कर रह रहा था। इसके हफ्ते बाद हाशिम सफीद्दीन की हत्या का दावा सामने आया। जिस समय हाशिम पर बमबारी हुई उस समय हिजबुल्ला के शूरा काउंसिल की बैठक चल रही थी, यानी उसके साथ हिजबुल्ला के और भी सीनियर कमांडर्स मौजूद होंगे। इतनी हाई प्रोफाइल हत्याएं सटीक इंटेलिजेंस के बिना संभव नहीं है। ईरानी एजेंसीज को शक है कि कोई अंदर का बड़ा आदमी इजराइल से मिला हुआ है जो गुप्त जानकारियां इजराइल तक पहुंचा रहा है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक इसी क्रम में इस्माइल कानी पर भी नजर रखी जा रही थी। फिलहाल उनको हिरासत में रखा गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। और क्या क्या है इस रिपोर्ट में, पॉइंट दर पॉइंट समझ लेते हैं। नंबर 1, इस्माइल कानी पूरी तरह सुरक्षित हैं, उन्हें कोई चोट नहीं आई है, वो इस समय ईरान में हैं। नंबर 2, हिजबुल्ला के करीबी सूत्रों ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि हाशिम सफीद्दीन ने कानी को शूरा काउंसिल की मीटिंग में बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। कुछ देर बाद इसी मीटिंग पर इजराइल ने हमला कर दिया। नंबर 3, हसन नसरल्ला के कत्ल वाले दिन IRGC के सीनियर कमांडर अब्बास नीलफरशान लेबनान में थे। रिपोर्ट्स हैं कि वो नसरल्ला को आगाह करने गए थे, ये बताने कि इजराइल हमला करने वाला है, कुछ समय के लिए लेबनान से निकल जाएं। 27 सितंबर को नीलफरशां एयरपोर्ट से सीधे मीटिंग हॉल में पहुंचे थे, जहां पर बाद में इजराइल ने बमबारी की। इसमें नसरल्ला के साथ साथ नीलफरशां की भी मौत हो गई थी। अब हम एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ बढ़ जाते हैं। हमने सेंटर फॉर इंडिया वेस्ट एशिया डायलॉग के डायरेक्टर AK पाशा से पूछा कि अगर कानी से पूछताछ के दावों में सच्चाई है तो ये ईरान के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है। कि इजराइल का पहुंच जो है, मोसाद का पहुंच और दूसरे एजेंसियों के साथ मिलके इनके हर शोबे में, हर स्ट्रक्चर में इनके जासूस हैं और करोड़ों और लाखों अरबों के पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया है इन सब इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, चाहे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हो या न्यूक्लियर प्रोग्राम का हो या डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करने में हो या पॉलिटिकल लीडरशिप पे हो। अब चूंकि बात आ चुकी है जवाबी हमला इजराइल की तरफ से और नेतन्याहू किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, बाइडेन की या किसी और ने मैक्रोन की वगैरह, तो अब वो निश्चित कुछ कार्रवाई करेंगे ईरान पे। हालांकि बाइडेन दबाव डालते आ रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल ठिकानों पे मत करिए, लेकिन इन दोनों को अगर मानता है, जो कि इजराइल मुझे नहीं, नेतन्याहू हालांकि हाँ कहते हैं और जो अपना काम करना चाहते हैं वही करते हैं। कुद्स फोर्स का मॉडस ऑपरेंडी क्या है? क्या उसमें पहले भी कभी विदेशी घुसपैठ हुई है? एक्सपर्ट से सुनिए। देखिए, कुद्स फोर्स असल जान है ईरान की, चाहे वो अंदरूनी मामलों में हो या फॉरेन ट्रेनिंग जो देते आ रहे हैं हिजबुल्लाह से लेके, पूरी हिजबुल्लाह की फौज और ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ के कमांडर्स डायरेक्ट करे हैं और इस लेवल पर पहुंचा है कि इजराइल के अंदर मसाइल दाग सकते हैं और ट्रेनिंग भी उन्होंने इस तरह दी है कि वो सीरियन सिविल वॉर में मुलविस थे, इन्वॉल्व थे और बहुत अचीवमेंट्स उन्होंने किया। तो हूथी के भी फाइटर्स को उन्होंने ट्रेन किया है रिगार्ड्स, और इराक में भी उन्होंने कई मिलिशियास को ट्रेनिंग देके किस तरह से मिसाइल दाग सकते हैं अमेरिका के अड्डों पे या सऊदी ऑयल ठिकानों पे वगैरह करके। शाम में भी उन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग देके काफी कुछ तैयारी की है। तो इन सब मामलों में हम देख चुके हैं पिछले कई महीनों में कि ये खुद की ट्रेनिंग से, खुद फोर्स की ट्रेनिंग से, जो कासिम सुलेमानी पहले थे खुद फोर्स के चीफ, उनको जो बगदाद में मारा गया था, उसके बाद से जो भी कमांडर आए हैं वो भी उनकी दिशा में ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, सप्लाई करते आ रहे हैं वेपन्स और दीगर आर्म्स सब। तो इंटरनली ये पूरे फाउंडेशंस हैं, कई उनके सोर्सेस ऑफ इनकम हैं और इसमें छाए हुए हैं और ये डायरेक्टली आयतुल्ला खामनेई के कंट्रोल में है और इनकी नेवी भी काफी फ्रिगेट्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, पेट्रोल बोट्स हैं
और जो जहाज खाड़ी में पकड़े जाते हैं ये खुद फोर्स, नेवल फोर्स के ही दायरे में आते हैं। तो अगर जंग छिड़ती है, इजराइल ईरान पे हमला करता है, तो ये खुद फोर्स के ही नेवल फोर्स, पेट्रोल बोट्स और फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स भी जो हैं वो धीरे धीरे करके खाड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर सकते हैं, जहां से 30% तेल पूरी दुनिया को जाता है, और गैस और तेल भी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से आई है। अमेरिका के एक नामी गिरामी पत्रकार हैं बॉब वुडवर्ड। 1970 के दशक में उन्होंने और कार्ल बर्नस्टीन के साथ मिलकर वॉरगेट स्कैंडल का खुलासा किया, जिसके चलते तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। वुडवर्ड अभी चर्चा में है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि एक नई किताब आई है उनकी, नाम है वॉर। इसमें अमेरिका के पूर्व और मौजूदा राष्ट्रपतियों से जुड़े कुछ अंदरूनी किस्से हैं। साथ ही साथ रूस, यूक्रेन, गाजा और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की कहानियां भी हैं। किताब की कुछ कहानियों पर तो सत्ता प्रतिष्ठानों को जवाब भी देना पड़ा है। मसलन बॉब ने दावा किया था कि 2020 में जब कोरोना महामारी अपने पीक पर थी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को टेस्ट मशीनें भेजी उनके पर्सनल यूज के लिए। ट्रंप उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने मशीनें उस दौर में भेजी जब अमेरिका में इनकी किल्लत चल रही थी। पुतिन ने ट्रंप से कहा था, इसके बारे में किसी को मत बताइएगा, नहीं तो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। इस पर ट्रंप का जवाब था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉब वुडवर्ड का एक दावा यह भी है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ट्रंप ने कम से कम 7 मौकों पर पुतिन से बात की। उनकी बातचीत रूस यूक्रेन जंग में भी जारी रही। दिलचस्प है कि ट्रंप ने कई दफा यूक्रेन को दी जाने वाली फंडिंग रोकने की वकालत भी की है। ये कहा है कि राष्ट्रपति बनते ही जंग खत्म करवा दूंगा। कई जानकार मानते हैं कि ट्रंप यूक्रेन को रूस की शर्तें मनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हालिया खुलासे के बाद ये आशंका बढ़ गई है। ये तो हुई खुलासे की बात। रिएक्शंस क्या आए हैं इस पर? डोनाल्ड ट्रंप ने दावों को झूठा बताया। बोले कि बॉब कहानीकार हैं, एक बुरे कहानीकार। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। रूस ने सीक्रेट फोन कॉल से इनकार किया है। हालांकि पुतिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने टेस्ट मशीनों वाली बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हमने भी अमेरिका को वेंटिलेटर्स भेजे। कोरोना के टाइम ये हर देश कर रहा था। क्या इन खुलासों का ट्रंप के चुनावी कैंपेन पर असर पड़ सकता है? इसकी संभावना कम है। अभी वोटिंग में महज 25 दिन बचे हैं। ट्रंप बहुत पहले से कई संगीन आरोपों से जूझ रहे हैं। हर्षमनी, चुनाव में धांधली, देशद्रोह जैसे आरोपों के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी कायम है। अब दूसरी सुर्खी जान लेते हैं जो पाकिस्तान से आई है। बलूचिस्तान के डुकी में एक भीषण हमले की खबर है। इसमें 20 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है, जबकि 7 घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हथियारबंद लोगों ने कोयले के एक खदान पर रॉकेट और ग्रेनेड से हमला किया। उन्होंने खदान की मशीनों और गाड़ियों में भी आग लगा दी। अभी तक किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट की तैयारी में जुटा है। ये समिट 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित हो रही है। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर हिस्सा लेने वाले हैं। अब आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी जान लेते हैं जो लेबनान से आई है। लेबनान में UN पीसकीपर्स पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फ्रांस और इटली समेत कई देशों ने नाराजगी जताई है। इटली ने इजराइल के राजदूत को समन भेजा है। 11 अक्टूबर को भारत ने भी बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पीसकीपर्स की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। अब सवाल यह है कि इस बवाल की वजह क्या है। दरअसल 10 अक्टूबर को इजराइल ने ब्लू लाइन के पास पीसकीपर्स के एक टावर पर टैंक से हमला किया। इसमें इंडोनेशिया के 2 सैनिक घायल हो गए। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल और गोलन हाइट्स के बीच की अस्थायी सीमा है। गोलन हाइट्स इजराइल के उत्तर पूर्व में है। यह कभी सीरिया का हिस्सा हुआ करता था। 1967 की जंग में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया, फिर उसको नहीं छोड़ा। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस कब्जे को अवैध बताती है। ब्लू लाइन 2000 के बरस में खींची गई थी, जब इजराइल ने 18 बरस बाद साउथ लेबनान से अपनी सेना निकाली थी। इस लाइन का मकसद ये देखना था कि इजराइल पीछे हटा या नहीं। यूं तो UN की पीसकीपिंग फोर्स 1978 से ही साउथ लेबनान में है। 2006 से उनका फोकस इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच होने वाले संघर्ष पर रहा है। 2006 में दोनों के बीच 34 दिन लंबी जंग हुई थी। फिर संघर्ष विराम समझौता कराया गया। उसके बाद इजराइल वापस लौटा था। 18 बरस बाद उसने फिर से साउथ लेबनान में जमीनी हमला शुरू किया है। UN का कहना है कि इजराइल के हमले के चलते पीसकीपर्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद स्थिति और चिंताजनक हो गई है। तो आज की दुनियादारी में बस इतना ही। ये शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। आप इन मसलों पर क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।
शुभ रात्रि।